बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अजदुल्लाह सय्यदना मुहम्मद मावालू क्लास फर्स्ट ईयर chapter number 5. Today here we discuss what called Rutherford model of atom discovery of nucleus, right? So what about this article? Very simple. ये कहता है कि in 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म्ड क्लासिक एक्सपेरिमेंट, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसने तजर्बा किया. ही स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल. हाँ जी, उसने क्या स्टडी किया कि जो बहुत तेज़ रफ्तार अल्फा पार्टिकल थे. हाँ जी, ये खड़े हैं अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल. हाँ जी, उनकी स्कैटरिंग पड़ी. स्कैटरिंग क्या होता है? इंतशार, उनका फैल जाना. ठीक है. हाँ जी, तो उनका मुड़ जाना, वो स्टडी किया. विच वर इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव मेटल. हाँ जी, ये आ कहाँ से रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल? यहाँ पे बुनियादी तौर पर रेडियो एक्टिव मेटल मौजूद है. वो रेडियम भी हो सकती है, वो पोलोनियम भी हो सकती है. उसमें से ये अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये खारिज होंगे. ये 12 अल्फा पार्टिकल की इमिशन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. तो उसके बाद कहता है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड ऑनटू अ गोल्ड फाइल. हाँ जी, एक बीम है, बीम. ठीक है. हाँ, वो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्टेड ऑनटू अ गोल्ड फाइल. हाँ जी, सामने कौन पड़ा है? गोल्ड फाइल पड़ा है जी. ये क्या है? गोल्ड फाइल, यानी सोने का एक वर्क पड़ा है, बारीक बारीक, इंतहाई बारीक, ऑफ 0.00004 सेंटीमीटर. हाँ जी, तो यहाँ पे इसकी जो मोटाई बताई गई है वो 0.000004 सम है. और एज टारगेट, ठीक है, थ्रू अ पिन होल इन लेड प्लेट. हाँ जी, तो ये बेटा वर्क सामने रखा गया है. हाँ जी, उसमें से ये गुजर रही हैं. और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके बारे में बताया गया है कि ये पीछे तो इधर आपके पास कोई सोर्स है, कोई पोलोनियम वगैरह. हाँ जी, रेडियम. हाँ, लेकिन वो भी ढांपा गया है. ठीक है ना, वो भी क्या है जी? ढांपा गया है, क्योंकि जहर है. अगर ना ढांपा जाए तो हर तरफ से रेडिएशन. तो सामने से जो है वो लेड प्लेट रखी गई है. हाँ जी, ये कहता है पिन होल जो है लेड प्लेट. तो उसमें से छोटा सा सुराख रखा गया है. उस सुराख में से जो है बेटा वो जो है वो निकलेगी, ये अल्फा पार्टिकल निकलेंगे. और वो अल्फा पार्टिकल आगे फिर उसकी स्कैटरिंग, उनका जो डिफ्लेक्ट होना है, ठीक है, वो स्टडी किया गया. अभी माफ अल्फा पार्टिकल ठीक हो गया. उसके बाद क्या है जी? A photographic plate or a screen coated with zinc sulfide was used as a detector. हाँ जी, यहाँ बेटा जो है ना वो डिटेक्टर पड़ा हुआ है इस जगह पे. ठीक है. हाँ जी, इस जगह पे डिटेक्टर पड़ा हुआ है. ठीक है. हाँ, लेकिन याद रखिए कि ये डिटेक्टर यूं नहीं पड़ा हुआ जैसे बुक में बाजूकात होता है या मैंने बना दिया. ये डिटेक्टर यूं करके पड़ा होता है, यूं करके. हाँ जी, ये अब बता रहा हूँ यूं करके. ये रिबन की शक्ल का है, रिबन की शक्ल का है. ठीक है. हाँ, तो ये मैं आपको बता दिया, ये सामने ये पड़ा होता है. ये फोटोग्राफिक प्लेट जिसे आप स्क्रीन भी कहते हो, ये बनी हुई किस चीज़ की होती है? ये खुद बता रहा है कि ये हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है जिंक सल्फाइड की. किसकी? जिंक सल्फाइड की. तो इसको आप डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हो. हाँ, डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है कि अल्फा पार्टिकल आखिर जो है वो यहाँ गुजरने के बाद गए कहाँ थे. ठीक है. हाँ, आगे कहता है व्हेन एवर एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन. हाँ जी, जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है वो इस स्क्रीन को कहीं भी स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा. हाँ जी. हाँ, तो क्या होगा? फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट. उस नुक्ता पे चमक सी पैदा होगी. ठीक है. हाँ, मसलन यहाँ पे चमक पैदा हो रही है. ठीक है. हाँ, या ये जो है इधर इधर मुड़ा है टकराने के बाद, तो अब यहाँ चमक पैदा होगी. ठीक है. हाँ, या इधर बाउंस बैक हुआ है तो यहाँ पे चमक पैदा होगी. अब ये ज़ाहिर है आपका ये स्क्रीन जो है, ये डिटेक्टर, ये रिबन शक्ल का होगा, यूं गोल. हाँ जी, तो तभी पता चलेगा ना वापस हटने वाला, जो है बैक बाउंस होने वाला, वापस आने वाला जो है वो यहाँ टकराएगा और यहाँ चमक पैदा होगी स्क्रीन पे, तभी पता चलेगा. अब सामने स्क्रीन पड़ी है तो कैसे पता चलेगा कि कोई इधर भी मुड़ गया है या कोई बैक चला गया? उसके बाद क्या है जी? it was observed that most of the particle were went through file undeflected. हाँ जी,
मुशाहिदा ये किया गया है कि ढेर सारे जो है ना अक्सर, हाँ अक्सरियत उनकी अल्फा पार्टिकल वो बगैर मुड़े ही गुजर गई, बगैर मुड़े ही गुजर गई, बगैर मुड़े ही गुजर गई। उसके बाद क्या है, सम वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एट फेयरली लार्ज एंगल। हाँ जी, कुछ जो है ना वो बड़े एंगल पे मुड़ गए, वो कुछ मुड़ गए, ठीक है ना। हाँ, एंड फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। हाँ जी, ये देखें, ये कुछ जो है बहुत कम जो है वो पीछे की तरफ मुड़े, बहुत बहुत कम है वो, हाँ वो बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ गए। तो Rutherford proposed that rebounding particle must have collided with central heavy portion of the atom which he called as nucleus। हाँ जी, तो रदरफोर्ड को जो है ना वो अंदाजा हुआ इसके वापस हटने की वजह से कि ये किस से टकराया है, कोई हैवी मैसिव कोई पॉइंट है, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन है एटम का जिससे ये टकराया है, तभी पीछे हटा है, बाउंस बैक हुआ है। तो वो जिस चीज से टकराया है उसने उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का। ठीक होगी बेटा, तो यहाँ तक ये कहानी है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ना इसकी मैं थोड़ी इसकी अब मैं ज़्यादा वजाहत तो नहीं करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे बेटा जो है ना वो अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहाँ पे मौजूद होता है, एक छोटी सी स्लेट होती है लेड प्लेट के अंदर, तो वहाँ से ना अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल जो है ये अल्फा पार्टिकल है, ये +2 का मतलब क्या है, +2 उनके ऊपर चार्ज है। ये बुनियादी तौर पे हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, He+2 हैं, ये क्या है He+2 ये सारे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना उसने इंतहाई बारीक सुराख में से गुजारे हैं, सॉरी बारीक वर्क, जो गोल्ड फाइल है, फाइल का मतलब वर्क, उसमें से गुजारे हैं, ये वर्क पड़ा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये ज़ाहिर है गोल्ड गोल्ड यार, गोल्ड में एटम भी गोल्ड के ही होंगे। हाँ जी, ये गोल्ड के एटम पड़े हुए हैं, तो ये जो ही मतलब एक गुजरा है, तो हमें कैसे पता चला कि गुजरा है कि नहीं गुजरा या मुड़ गया ये बैग, उसने यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पर स्क्रीन रखी हुई है, ये यूं करके, हाँ जी यूं रिबन की शक्ल। हाँ, अब जो है ना साइंटिस्ट जो है रदरफोर्ड वो ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो निकले हैं वो गए किधर हैं, तो ये जहाँ भी ये टकराते हैं तो वहाँ पे फ्लैश यानी चमक पैदा होती है। तो उसने देखा कि जी इधर बड़ी बहुत ज़्यादा चमक पैदा हो रही है और इधर साइडों पे या बैक बहुत कम चमक पैदा हो रही है, ठीक है। हाँ, ये जो मतलब बहुत कम चमक पैदा हो रही है, इसका मतलब है कि ये मुड़ा है थोड़ा, ठीक है ना। हाँ, ये सामने की बजाय जाने की बजाय ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने की बजाय ये मुड़ा है, और ये जो बैक पे आके यहाँ भी चमक पैदा है, इसका मतलब है कि ना कोई अल्फा पार्टिकल बैक भी हटा है, ठीक है, यहाँ से उसे अंदाजा हुआ। अब ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हैं जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए हैं, और ये लार्जली डिफ्लेक्टेड हैं जो मतलब बैक हटे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन डिटेक्टर जिसे कहते हैं, और ये आपके पास ये वैसे मैं ये दोबारा ही बना दूँ यार, ये स्क्रीन से बाहर निकल रहे थे, हाँ जी ये से। अब हम जहाँ भी पढ़ते हैं आमतौर पे इसको पढ़ते हैं कि जिस सामने डिटेक्टर पड़ा है, तो फिर कैसे पता चलता है ये बैग या डिफ्लेक्ट होने की, फिर कैसे समझ आएगी, तो ऐसे बात नहीं है। उसके बाद बेटा ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल उसने वैसे क्यों फेंके, वैसे उसके जहन में यही था कि या मतलब उसने एक जो बड़ी डिस्कवरी एक तरह की कर दी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो टकराएगा वही जो सेम चार्ज से रिपेल होगा। तो यहाँ से पता चला कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हाँ, तभी ये पॉजिटिव रिपल्शन हुई है, रिपल्शन की वजह से ना ये थोड़ा हट गया है, ठीक है। अच्छा, और ये जो बिल्कुल बैक हटा है, तो यहाँ से ये लगा ये बिल्कुल इसी, ठीक है। हाँ, तो एनीवे ये जो डिफ्लेक्शन है, और ये जो बात कर रहा था मैं कि ये जो बैक हटा, तो इसका मतलब है कि कोई हैवी चीज थी जिसके साथ ये टकराया। जैसे आप गेंद फेंकते हैं ना और सामने दीवार हो, कोई ठोस चीज हो सॉलिड, तो वो टकरा के पीछे हटती है, तो उस चीज को फिर उसने इसको ना न्यूक्लियस का नाम दे दिया था, ठीक हो गया। हाँ, अब मजीद उसकी फाइंडिंग की तरफ बढ़ते हैं कि मुशाहिदात की बुनियाद पे रदरफोर्ड प्रपोज्ड द प्लेनेटरी मॉडल। हाँ जी, जो हमारा है सोलर निज़ाम है, उसको तजवीज़ किया।
सिमिलर टू दी सोलर सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, जैसे निजामी शमसी, मतलब है कि एक प्लेनेट के अराउंड या एक स्टार के अराउंड बाकी प्लेनेट जो है वो घूमते हैं, मसलन सूरज के गिर्द बाकी जितने सैयारे हैं वो घूम रहे हैं। तो उसने ये वाला जो है ना वो फॉर एन एटम इन विच द टीनी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल ऐसे ही एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक मुनासिब जो मिकदार है तादाद इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो है वो मौजूद है, घूमती है, ठीक है। और एटम एज अ होल बीइंग न्यूट्रल, मजमूई तौर पे एटम जो है न्यूट्रल है। न्यूक्लियस मस्ट बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग इट। हाँ जी, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है वो उतनी है जितनी उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद है। तो उसके बाद कहता है कि तभी न्यूट्रल होगा ना बेटा। इन रदरफोर्ड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, आउटर इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी स्टेशनरी। हाँ, उसके उसकी सोच या उसका जो मॉडल है रदरफोर्ड का, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो साकिन नहीं है, रुके हुए नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। if they were they would gradually be attracted by nucleus till they ultimately fall into it। वो कहता है कि अगर ये होते रुके होते, हाँ जी, तो फिर क्या होता कि हाँ, हाँ, वो कहता है कि अगर वो मूव कर रहे होते तो फिर न्यूक्लियस ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते आते क्या होता, बिल आखिर उसमें गिर जाते, फॉल इनटू इट। Therefore, to have a stable atomic structure, हाँ, लेकिन अगर एटम स्टेबल स्ट्रक्चर रखता है, यानी एटम खुद स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वर सपोज टू बी मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट। तो अगर इसका एटम को स्टेबलाइज करना है कि एटम, जैसा कि अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है और सारी की सारी एटमों से ही बनी है और कायनात खड़ी है, तो इसका मतलब है कि एटम भी स्टेबल है। तो वो कहता है कि फिर इलेक्ट्रॉन को घूमना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर साकिन हूं तो फिर उस सूरत में वो अट्रैक्ट होंगे। और न्यूक्लियर एटम ऑफ द रदरफोर्ड वाज अ बिग स्टेप अहेड टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो रदरफोर्ड का जो ये न्यूक्लियर एटम है वो एक बहुत बड़ा कदम था एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। बट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्ड अनएक्सप्लेन्ड इन द एटम। तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है उसकी समझ वो वजात नहीं कर सका रदरफोर्ड। उसके बाद है रदरफोर्ड प्लैनेट लाइक पिक्चर। हाँ जी, रदरफोर्ड की जो ये तस्वीर थी एटम की, प्लैनेट लाइक वाज इलेक्ट्रॉन डिफेक्टिव। इसमें एक डिफेक्ट तो ये था कि इलेक्ट्रॉन की कोई वजात नहीं थी, एंड अनसेटिस्फैक्टरी, और वो मुतमिन नहीं कर सकी साइंसी दुनिया को, बिकॉज द मूविंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो फिर वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक्सेलरेटेड का मतलब है कि वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे, अंदर की तरफ खिंचाव जब पड़ेगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन शुड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो इस तरीके से तो फिर इलेक्ट्रॉन जो घूमता घूमता उसका रेडियस कम से कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में वो जाके गिर जाएगा। एन एटॉमिक स्ट्रक्चर एज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड वुड कोलैप्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो रदरफोर्ड ने तजवीज किया है बेटा, वो तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम यानी तबाह हो जाएगा। तो एटम तो उसी वक्त तक है जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रहते हुए घूमते रहे। तो इस तरीके से ये रदरफोर्ड में मतलब एटॉमिक मॉडल में ये खामियां हैं। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। हाँ बेटा, तो ये आपके पास रदरफोर्ड की जो है ना एटम का ये स्ट्रक्चर है कि ये सेंटर में जी है न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन खड़ा है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमने की बजाय क्या होता है कि ये यूं घूम रहा है, और क्या होता है कि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचता है। यूं ये अंदर की तरफ आता जाएगा, और आएगा अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ आएगा, और घूमता घूमता, और इसका रेडियस कम होता होता, हाँ जी, बिल आखिर ये क्या है, न्यूक्लियस में फॉल कर देगा। तो इस तरीके से तो एटम तबाह हो जाएगा। तो आपको पता है कि एटम तबाह तो नहीं हुआ,
क्योंकि उसकी वजह ये है कि पूरी कायनात खड़ी है जो एटम पे बनी है, एटम पे की बुनियाद पे खड़ी है। ठीक है। हाँ, हर मैटर जो है वो एटम से बना है, तो मैटर जब मौजूद है तो इसका मतलब है एटम तबाह होगा, तो इसका मतलब है मादा तबाह हो जाएगा, मादा तबाह हो जाएगी तो यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। तो ऐसी बात हरगिज नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि अगर ये अंदर की तरफ ये जाता है कॉन्टिन्यूसली, तो इस सूरत में तो ये एनर्जी खारिज करता हुआ अंदर जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये बैर इसकी एनर्जी जो है ना वो ज्यादा है, जो जो करीब होगा इसकी अपनी एनर्जी कम होती जाएगी, तो इजाफी ये फिर खारिज करता जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी बात है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक एटम तो इस तरह का है जो तबाह होने वाला है। और दूसरी एक और बात भी बेटा, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह बतदरीज घूमता घूमता न्यूक्लियस के करीब जाए, तो ये बतदरीज जो है कॉन्टिन्यूस लॉस होगा एनर्जी का। तो ऐसी सूरत में फिर इसका जो स्पेक्ट्रम है बेटा वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जबकि इसका जिस तरह मतलब कौसे कज़ा है रेनबो, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। लेकिन एटम का जो स्पेक्ट्रम है बेटा, एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कौसे कज़ा की तरह नहीं है, बल्कि वो इस तरह है, उसमें लाइनें मौजूद हैं। ठीक है। हाँ, इस तरह उसमें लाइनें मौजूद, तो लाइन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ठीक नहीं है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को कैसा होना चाहिए, उसका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि एक्चुअल जो एटम का स्पेक्ट्रम है बेटा वो लाइन है, लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है। हाँ, उसके बाद उसने जो इसके ऊपर अप्लाई किया, ये जो प्लेनेट लाइट लाइक मॉडल है सोलर सिस्टम वाला, तो वो तो अप्लाई होता है सिर्फ न्यूट्रल जो पार्टिकल्स हैं, तो न्यूट्रल अजसाम है। ठीक है। हाँ, जबकि यहाँ पे क्या है, ये तो चार्ज पार्टिकल है।